गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कवि कल्लोल यानी जो कुशल लाभ है उसके बारे में पढ़ा, जो ढोला मारूरा दुआ है उसके रचनाकार। आज इस क्लास के अंदर हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। उस विद्यापति को पढ़ने से पहले हम डेली क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर होते उनके जवाब में आपको कमेंट में देने के लिए पूछता हूं, तो उनके जवाब आप कमेंट में दिया करें। तो मैं बीएल लोणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहां पर उसको वॉच कर सकते हो। दूसरी बात, जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड करता हूं, तो उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है ढोला मारूरा दुआ के रचनाकार है। आपको आंसर बताना है इसका, कमेंट में जवाब देना। जब भी हम रिवीजन करेंगे उस टाइम इन सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ढोला मारूरा दुआ में ढोला की उम्र कितनी है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ढोला मारूरा दुआ की भाषा शैली कौन सी है। ढोला मारूरा दुआ में ढोला कहाँ का रहने वाला था, और ढोला मारूरा दुआ में ढोला की सहनायिका कहाँ की रहने वाली थी। तो ये 5 जो क्वेश्चन है और पांचों ही क्वेश्चन है उनके जवाब आपको कमेंट में देने। और कल हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, तो आपको अगर कल वाली क्लास आपने देखी अच्छे से तो आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब अच्छे से पता होगा। अब आगे हम बात करते हैं विद्यापति के बारे में। तो देखिए, विद्यापति से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु है, विद्यापति है वो एक महत्वपूर्ण जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से विद्वान है, लेखक है। जन्म की बात करें तो ग्राम विस्फी, जिला दरभंगा, जो बिहार के अंदर पड़ता है। रचना काल की बात करें तो 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के लगभग इनका रचना काल रहा है, यानी इसके बीच में इन्होंने रचनाएं की है, 1350 से लेकर 1460 के बीच में। उपनाम की बात करें तो मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अपरूप कवि, कवि कंठहार, खेलन कवि और दशावधान, इनसे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो इन सारे नाम है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो विद्यापति है उसको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अपरूप कवि, कवि कंठहार, खेलन कवि और दशावधान, ये सारे नाम है वो जो हमारे किसके, विद्यापति के जो उपनाम है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, यहां पर हम वही पॉइंट लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। विद्यापति से संबंधित बहुत सारा वर्णन हो जाता है, परंतु सारा जो चीजें है वो हम यहाँ पर नहीं लेते। हम यहाँ पर वही चीजें लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो जो पदावली है जो 1380 ईस्वी में रचित रचना, और ये एक महत्वपूर्ण रचना है, इसी के आधार पर है विद्यापति है वो प्रसिद्ध हुए थे। तो पदावली वो 1380 ईस्वी में, कीर्ति लता जो 1403 में, और कीर्ति पताका जो 1403 में, यानी ये दोनों रचनाएं वो 1403 में और पदावली है वो 1380 ईस्वी में है। वो तीनों ही रचना महत्वपूर्ण है, परंतु जो पदावली है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहकर संबोधित किया है। तो अब देखिए, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो कीर्ति लता है वो छोटी है और कीर्ति पताका है वो बड़ी है। तो ये जो कीर्ति लता है इसको इन्होंने कहानी कहा है, कीर्ति पताका को नहीं कहा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कीर्ति पताका बड़ा नाम होता है, कीर्ति लता छोटा नाम होता है। तो जो छोटा नाम है उसको क्या कहा है, कहानी कहा है। किसने, विद्यापति ने। इसमें महाराजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का वर्णन मिलता है, यानी जो महाराजा कीर्ति सिंह है उन्होंने उनके जो पिता है उसकी हत्या की थी, उसका जो प्रतिशोध लेने का वर्णन हमारे को किसमें मिलता है, कीर्ति लता में मिलता है, न कि कीर्ति पताका में। तो ये बातें आपको, क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ते हो तो ये सरल सरल पॉइंट लगते, परंतु जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वहां पर क्वेश्चन आएगा कि महाराजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने का वर्णन हमारे को कौन सी रचना में मिलता है, कीर्ति लता में, कीर्ति पताका में, पदावली में। तो ऐसे जो नाम देते, तो वहां पर कीर्ति लता और कीर्ति पताका वो आपको कंफ्यूजन करता है, और जब हम पढ़ के जाते हैं तो हमारे सामने ये दोनों नाम याद आ रहे थे, कीर्ति लता या कीर्ति पताका। अब दो ऑप्शन में हम
रह जाते हैं। तो दो ऑप्शन में अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कीर्तिलता नाम छोटा है उसी को कहानी का, और जो कीर्तिलता उसी के अंदर है जो हत्या का, पिता की हत्या का जो प्रतिशोध है उसका वर्णन हमारे को मिलता है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका की भाषा अवहट यानी अपभ्रंश है। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट है। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरे इसने इसको पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी। किसको? जो अवहट है इसको तो पुरानी हिंदी का। अन्य नाम की बात करें तो देसी भाषा, पुरानी हिंदी, ये नाम आ गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विद्यापति के यश का आधार पदावली है, यानी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो प्रसिद्ध जो रचना है वो पदावली है। विद्यापति की जो पदावली उसी के कारण विद्यापति वो प्रसिद्ध हुए थे। और पदावली की भाषा वो मैथिली है, इसीलिए इसको मैथिली कोकिल कहा जाता है। कोकिल यानी कोयल होता है, तो मैथिली भाषा की कोयल। तो मैथिली भाषा में रचना करने के कारण इसको मैथिली कोकिल कहा जाता है। और जो पदावली है उस पदावली की भाषा है वो क्या है? हमारी मैथिली है। और जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका उसकी भाषा अवहट यानी अपभ्रंश है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट है और विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा मैथिली है। आगे पदावली की कथा वस्तु में हमें श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीलाओं का वर्णन मिलता है। यानी पदावली के अंदर हमारे को क्या मिलता है? कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रास लीलाएं, जो क्रीड़ाएं हुई थी, उनका वर्णन हमारे को पदावली में देखने को मिलता है। अब कुछ प्रमुख जो पंक्तियां हैं जो इनसे संबंधित है, विद्यापति से संबंधित, जो एग्जाम में देखकर अक्सर पूछते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति कहां से ली गई है ऐसा पूछा जाता है। तो ये विद्यापति की है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है ये विद्यापति की पदावली है। विद्यापति शैव मतानुयायी, यानी जो एक तो होता है शैव और एक होता है वैष्णव। तो शिव को मानने वाले है वो शैव कहलाए और विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो हमारे जो विद्यापति है वो शैव मतानुयायी थे। कीर्ति पताका, ऊपर जो वर्णन आया वो कीर्ति लता से संबंधित था। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। यानी कीर्ति जो लता है उसके अंदर हमारे को क्या मिलता है? कीर्ति लता में जो कीर्ति सिंह जो राजा था उसके जो पिता के जो हत्या की गई थी उसका प्रतिशोध का वर्णन हमारे को कीर्ति लता में मिलता है। और कीर्ति लता जो छोटी नाम है उसको कहानी कहा है विद्यापति ने। अब जो कीर्ति पताका है उस कीर्ति पताका के अंदर है जो राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो पताका, पताका कहने का मतलब जो झंडा होता है, तो वो जो झंडा जो ऊंचा फहरा है तो उसके अंदर ऊंचा जब कब फेरेगा झंडा? भाई झंडा ऊंचा कब फहराएगा? क्योंकि जब हमारे में कुछ अलग करने की क्षमता होगी, हमारे के अंदर कुछ जोश होगा। तो जोश का मतलब वीर, तो वीरता, तो कहने का मतलब इसके अंदर शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। तो कीर्ति पताका, तो ऐसे याद रखिए पताका कब फेरती है? पताका उस टाइम फेरती है जब हमारे अंदर कुछ अलग करने की इच्छा हो। जैसे मान लिया हमारी पताका कब, जैसे हम एग्जाम देंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे और हमारा नंबर आ जाएगा तो इसके अंदर जो कीर्ति पताका, ऐसे याद कर लीजिए, तो उसके अंदर वीरता का वर्णन है, ठीक है। विद्यापति द्वारा रचित शिव की भक्ति के पद जो नृत्य के साथ गाए जाते वह नचारी कहलाते। यानी विद्यापति के कुछ जो शिव की भक्ति में गाए गए, क्योंकि ये शैव मतानुयायी थे तो शिव की भक्ति के भी भजन जो करते थे, तो वो जो भजन उन्होंने बनाए या गाए हैं तो वो क्या है? नचारी कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में जो गाए जाने वाले जो भजन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको नचारी कहा जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों द्वारा उन्हें 16 उपाधियां प्रदान की गई। ऊपर उपाधियों के बारे में हमने पढ़ा है, जो अलग अलग नाम दिए गए, तो इनको 16 कुल उपाधियां कितनी दी गई? 16 उपाधियां। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही जाता है। ये महत्वपूर्ण और मोस्ट लाइन है, वेरी मोस्ट लाइन है। यानी हिंदी जो है हमारी, इस हिंदी के अंदर जो कृष्ण के ऊपर जो काव्य लिखने की जो परंपरा चली वो शुरुआत किसने की थी? विद्यापति ने की थी। यानी उसका श्रेय विद्यापति को दिया जाता है, जिसको हम क्रेडिट बोल सकते हैं, इंग्लिश शब्द है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। देखो कीर्ति लता नाम आया, कीर्ति पताका नहीं है। तो कीर्ति लता को विद्यापति ने कहानी कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भृंग भृंगी संवाद कहा है। भृंग भृंगी संवाद का मतलब होता है जो भंवरा और भंवरी होते हैं उनके बीच में आपस में जो संवाद होता है वो संवाद कहा है। विद्यापति के गुरु पंडित हरिमिश्र थे, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरिमिश्र था।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी क्वेश्चन है, वो शायद नेट के अंदर पूछा गया था, नेट में पूछा गया है। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उसने क्या कहा है कि विद्यापति के जो श्रृंगारिक जो पद है, जो विद्यापति की पदावली में देखने को मिलते हैं, तो उनको मादक जो विद्यापति की श्रृंगारिक पदों की जो मादकता उसको नागिन की लहर कहा है। किसने कहा है? निराला ने कहा है। तो निराला नागिन ऐसे नाम याद रख लेना। तो निराला ने क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो हमारे जो छायावादी जो आधार स्तंभ है 4, उन आधार स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। जो छायावाद के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा विद्यापति को? कि श्रृंगार रस के सिद्ध हस्त वाक कवि है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के बारे में लिखा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। मोस्ट लाइन कई बार एग्जाम में देखकर पूछी जा चुकी है। यानी आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये बात किसने कही थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये बात किसके बारे में कही थी? तो विद्यापति के बारे में कही थी। तो ये दोनों ही जो दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे भी देखकर आपको पूछ सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विद्यापति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए प्रमुख पंक्तियां, कुछ पंक्तियां हैं जो विद्यापति से संबंधित है और एग्जाम में अक्सर पूछते हैं उनके बारे में। तो देखिए पंक्तियों की बात करें तो 1 नंबर की जो पंक्ति है वह देशिल बहिना सब जन मिठा ते तैसन जपू अवहट्टा, यानी जो देसी भाषा है वो सबसे अच्छी है, यानी उसको जपना चाहिए। ये कीर्ति लता से ली गई है और कीर्ति लता विद्यापति की रचना। आपको ऐसे भी पूछा सकता है, देशिल बहिना सब जन मिठा ते तैसन जपू अवहट्टा, ये लाइन कहां से ली गई? तो ये कीर्ति लता से ली गई है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है ये लाइन किसकी है? तो ये विद्यापति की है। कैसे भी करके क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन के हिसाब से इसका जवाब देना होगा आपको। 2 नंबर है कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बगार धर, ये कीर्ति लता से ली गई है। इसके अर्थ की जरूरत नहीं है आपको, इसका आपको सिर्फ क्या है, इसका आना चाहिए कि ये कहां से ली गई। जय सुरसा हो सही मम भाषा जो जो बुझ ही सो कर ही प्रशंसा, ये भी कीर्ति लता से ली गई है। 4 नंबर है जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पार, ये भी कीर्ति लता से है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुत्रु, कीर्ति लता से ली गई। तो देखो पुरुष कहानी आ गया, तो आप ऐसे करके, आपको अगर नहीं पता है फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि जो कीर्ति लता उसको कहानी कहा किसने? विद्यापति ने, तो इसमें कहानी नाम है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। आगे फिर आया खने कने नयन कौन अनुसरई, ये पदावली से ली गई है। सुधा मुख के विही निर्मल बाला, ये भी पदावली से ली गई है। और सरस बसंत समय भला पावली दक्षिण पवन व धीरे, ये पदावली है। देखो पावली नाम आ गया तो पदावली। तो ये जो 5-7 जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए याद करना होगा। जिस प्रकार आप याद कर सकते हो, कोई शब्द पकड़ के आप याद कर लीजिए, या पूरी लाइन को याद कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए। कैसे भी करके आपको याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे याद करके आए, वह आपको सिर्फ आंसर देना होता है। तो आज हमने विद्यापति के बारे में अच्छे से जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते थे उन सारे पॉइंटों को यहाँ पर लेने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम कवि अज्ञात है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।